अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तिहाड़ जेल पहुंच गए, लेकिन तिहाड़ जेल में उनके साथ क्या क्या होने वाला है, आज इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। केजरीवाल ने ईडी को जो बताया वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल पहुंचा देगा क्या? केजरीवाल का वो करीबी जिसके चक्कर में अभी और गिरफ्तारियां होंगी, उसके बारे में बताऊंगा। पहली बार टीवी पर देखिए शराब घोटाले के आरोप से जुड़े हुए वो मोबाइल मैसेज जो बड़ा राज खोल देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने तीसरे टर्म के दूसरे ही दिन क्या बड़ा धमाका करने का ऐलान कर दिया है। नोटबंदी पार्ट 2, बड़ा टैक्स रिफॉर्म या कुछ और? नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? पीएम मोदी क्यों बोले विपक्ष बहुत पछताने वाला है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। और कांग्रेस के चंदे का वो हिसाब जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि बॉस ये लोग छाती पीट रहे थे, आज वो भी दिखाऊंगा। माफिया मुख्तार की मौत पर वोट की लूट वर्सेस सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्तार के घर में ओवैसी का खाना कितने मुसलमान वोट दिलाएगा, आज इसका भी चैप्टर है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बरेली की कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को फरार घोषित कर दिया। 2010 के बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल तक कोर्ट में पेश किया जाए। अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेशी नहीं होने पर मौलाना तौकीर रजा की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है, जिस पर मस्जिद कमेटी ने अलग अलग रास्ता होने की बात कही। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल पूजा जारी रखने का आदेश दिया और जुलाई में आगे की सुनवाई होने की बात कही। बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को कोर्ट ने 13 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी की टीम पर हमले के आरोप में शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद उसे सीबीआई को सौंपा गया। शनिवार को जमीन घोटाले से जुड़े केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने शाहजहां शेख को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे को रोकने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान भोजशाला में कोई खुदाई नहीं होगी जिससे वहां का स्वरूप बदले। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना कोर्ट की मंजूरी के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। तेंदुए के हमले से कई लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। कई घंटे की मशक्कत हुई, तेंदुए को बेहोश किया गया, तब जाकर पकड़ा जा सका। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में क्या क्या होने वाला है, इस पर रिपोर्ट आई है। केजरीवाल ने ईडी को जो बताया वो आतिशी और सौरभ को अब क्या जेल पहुंचा देगा? केजरीवाल का वो करीबी कौन जिसके चक्कर में अभी और गिरफ्तारियां होंगी? और पहली बार टीवी पर देखिए शराब घोटाले से जुड़े वो मोबाइल मैसेज जो बड़ा राज खोल देंगे। किसी जमाने में दूसरों को तिहाड़ जेल भेजने की बातें करने वाले केजरीवाल के लिए वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल में पहुंच गए। केजरीवाल ने जिस दिन के बारे में सोचा नहीं था वो दिन आज आ गया। और जिनको केजरीवाल कहते थे कि तिहाड़ में भेजेंगे, वो लोग रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ क्यों जा रहे हैं इस पर छाती पीट रहे थे। पूरा जो वक्त का पहिया होता है ना, वो पलट गया, घूम गया। ईडी ने केजरीवाल की आज रिमांड नहीं मांगी और कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। इसके बाद जेल वैन में केजरीवाल को भरकर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन जेल जाते ही केजरीवाल ने आज एक और रिकॉर्ड बना दिया। अब तक वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो रिमांड में होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे। आज केजरीवाल ने नया रिकॉर्ड बना दिया। वो आए थे ना पॉलिटिक्स बदलने, देखिए पॉलिटिक्स बदल दी। आज वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो जेल के अंदर जाकर भी मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल अब उसी तिहाड़ जेल में रहेंगे जहां उनके पुराने साथी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बने। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है।
वो जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। केजरीवाल के साथी संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है और केजरीवाल के एक और मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में। यानी अब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स का नया ठिकाना तिहाड़ जेल बन गया और देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जो लॉन्च होने के इतने कम समय में इस तरह का प्रदर्शन करते हुए उसके तमाम बड़े नेता जेल के अंदर गए। तिहाड़ जेल में अब सीएम केजरीवाल के साथ क्या क्या होने वाला है यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि तिहाड़ जाने से पहले आज जब केजरीवाल जी कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने क्या कहा। अरविंद जी पूरे गठबंधन के आपके लिए जुटा रोल में कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरे गठबंधन के आपके लिए जुटा रोल में कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री पे डाल दिया कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं रहे। जेल तो आपको कोर्ट ने भेजा, गलत था तो कोर्ट कह देता कि नहीं जेल नहीं भेजेंगे इनको। केजरीवाल जेल जाने पर सिंपैथी बटोरने में जुटे हैं, लेकिन ये सिंपैथी उन्हें मिलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उन्हें तिहाड़ में क्या क्या मिलने वाला है मैं बता देता हूं। कोर्ट से केजरीवाल ने तिहाड़ में कई सारी चीजों की परमिशन मांगी। कोर्ट ने तिहाड़ के अंदर केजरीवाल को क्या क्या ले जाने की परमिशन दी है आपको पहले वो बता देता हूं। केजरीवाल अपना गद्दा तिहाड़ जेल में यूज कर पाएंगे। केजरीवाल ने कहा उनको चादर भी अपना चाहिए तो चादर भी उनको अपना मिलेगा। केजरीवाल ने 2 तकिया मांगा तो कोर्ट ने कहा 2 तकिया रख लीजिए। इसके अलावा रजाई और कंबल ये भी केजरीवाल अपना इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी चादर, तकिया, गद्दा, रजाई, कंबल कुछ भी जेल का नहीं, अपना इस्तेमाल करेंगे केजरीवाल जी। केजरीवाल ने अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई कई परमिशन भी कोर्ट से मांगी। केजरीवाल की सेहत को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के परिवार का कहना है कि बहुत हाई शुगर रहता है, इनको बहुत बीमार है शुगर की वजह से। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस ले जाइए। इसके अलावा शुगर सेंसर, चार्जर, शुगर मशीन वाला वो ले जाइए, और जो ग्लूकोमीटर होता है वो ले जाइए, सेंसर रीडर ले जाइए। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर लेवल नीचे जाता है तो उसके लिए कई बार तुरंत टॉफी खानी पड़ती है ताकि शुगर लेवल ऊपर जाए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप जेल में रहिए लेकिन टॉफी रखिए, ग्लूकोज रखिए, डायबिटीज की दवाइयां रखिए, ये सब आपको जेल अथॉरिटी दे देगा। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात की परमिशन दे दी है कि अरविंद केजरीवाल घर का बना खाना खा सकते हैं, और इतना ही नहीं उन्हें जेल का जो पानी है वो भी नहीं पीना पड़ेगा, वो बोतल बंद पानी मंगवा सकते हैं। यानी घर का खाना पहुंचेगा, केजरीवाल वही खाएंगे, जेल का खाना नहीं खाएंगे। तो जो एक कहावत थी कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, वो जेल में रहकर भी केजरीवाल जी पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो घर का खाना खाते रहेंगे, घर का पानी पीते रहेंगे, या बोतल बंद बिस्लेरी वगैरह जो होता है मिनरल वाटर वो पीते रहेंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए 3 किताबें मांगी। केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे रामायण दीजिए सर, मैं रामायण पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं। और तीसरी किताब उन्होंने मांगी कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये 3 किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं। अब तीनों बुक्स की परमिशन कोर्ट ने दे दी कि ठीक है ले जाइए पढ़िए। हालांकि तीनों किताबों की परमिशन यह भी दिखाती है कि शायद केजरीवाल जी को अंदर ही अंदर यह पता चल गया है कि वो लंबा अंदर गए, नहीं तो 3 किताब क्यों मांगते अगर 5 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में निकलने वाले। 15 दिन में पढ़ लेंगे पूरा रामायण और गीता और तीसरी किताब भी। अच्छा, तीसरी किताब का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये किताब वो पढ़ना चाहते हैं। अब या तो इस किताब से वो ये समझना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, ये पता चले तो समझ में आए कि मोदी जी अब अगला क्या सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, और नहीं तो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तो अब यहां से निकलूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा। खैर बॉस, उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन सियासत में ऐसी मैसेजिंग कई बार की जाती है जो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में क्या शेड्यूल होने वाला है वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को भी वही शेड्यूल फॉलो करना होगा जो बाकी कैदियों का होता है। आप मुख्यमंत्री हैं उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस, आप वहां कैदी हैं तो जो बाकी करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तिहाड़ के शेड्यूल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बाकी कैदियों के साथ सुबह सुबह 6:30 बजे उठना पड़ेगा।
कैदियों को नाश्ते में चाय और ब्रेड दी जाती है। हालांकि चूंकि केजरीवाल को परमिशन है कि वो खाना घर से मंगा सकते हैं, तो उनका नाश्ता भी शायद घर से आएगा। फिर दोपहर का खाना सुबह 10:30 से 11 के बीच में मिल जाता है। उसमें आम कैदियों को दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, रोटी या चावल मिलता है। लेकिन केजरीवाल जी का खाना घर से आएगा तो वो घर का खाना खाएंगे। इसके बाद शाम में 5:30 बजे डिनर दे दिया जाता है, तो केजरीवाल जी का डिनर भी घर से आ जाएगा 5:30 बजे। और 7 बजे सभी कैदियों को अपने बैरक में वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। सब वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जेल जाने से अरविंद केजरीवाल का पीछा ईडी से छूट गया। आज कोर्ट में ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। तो जो लोग कहते थे कि हम एक एक चीज में सहयोग करेंगे, ईडी कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि सहयोग ही नहीं कर रहे। सवालों के गोलमोल जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं दे रहे। इसलिए ईडी ने कोर्ट में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से केजरीवाल को हिरासत में ले सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल के आईफोन का डेटा एक्सेस करने के लिए ईडी ने मोबाइल कंपनी एप्पल से भी सहयोग मांगा। यानी ईडी से अरविंद केजरीवाल का पीछा अभी नहीं छूटने वाला बॉस। ईडी को जब जरूरत पड़ेगी पूछताछ के लिए केजरीवाल को फिर रिमांड में ले सकती है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में तो चले गए, लेकिन यह चर्चा बहुत चल रही है कि क्या जेल जाते जाते वो अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा के तो नहीं चले गए। ऐसा लोग पूछ रहे हैं। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक बड़े आरोपी विजय नायर के आतिशी और सौरभ भारद्वाज से कनेक्शन को जोड़ दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसा लगा। ईडी के मुताबिक केजरीवाल से पूछताछ में जब यह सवाल किया गया कि किस हद तक केजरीवाल जी आप किस हद तक विजय नायर से संपर्क में थे और किस हद तक वो केजरीवाल को रिपोर्ट करता था, तो ईडी कह रही है कोर्ट को कि केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उनको तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि विजय नायर से उनका इंटरैक्शन या बातचीत बहुत सीमित थी, मतलब ज्यादा उससे टच में नहीं था। मैं आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। ले, अब इसी बात को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने यह बात कहकर अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया क्या? क्योंकि जिस विजय नायर से केजरीवाल ने किनारा कर लिया कि मैं तो ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, मैं ज्यादा उससे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, और अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का पूरा ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जोड़ दिया जैसे विजय नायर सिर्फ उन्हीं के संपर्क में था। वो विजय नायर कोई मामूली आदमी नहीं है इस शराब घोटाले के आरोपों के मामले में। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल सरकार का नहीं, आम आदमी पार्टी का मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड था। विजय नायर शराब घोटाले के सबसे अहम किरदारों में से एक है। ईडी के मुताबिक विजय नायर शराब घोटाले में केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच मिडिलमैन था, बिचौलिया। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने विजय नायर के जरिए ही शराब घोटाले की रिश्वत ली। अब ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल और उनकी सरकार और साउथ लॉबी के बीच में पूरा काम कर रहा था, जिसके कंधे पर है कि उसने पूरा पैसा वैसा लिया, यह आरोप ईडी लगाती है, उसके लिए केजरीवाल ने कह दिया कि मैं ज्यादा नहीं जानता था, वो सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो लोग पूछने लगे कि ला अब तो अगला नंबर आतिशी या सौरभ भारद्वाज का है क्या गिरफ्तार होने का। केजरीवाल ने विजय नायर को लेकर जो बातें कही हैं और उसका आतिशी और सौरभ से जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था तब उसने भी कहा था कि वो सीएम केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए आज इस बात को उठाने का क्या मतलब है कि केजरीवाल ने विजय नायर से किनारा कर लिया। विजय नायर ने जांच में बताया था कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह बयान इसलिए आया क्योंकि ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को लग गया है कि सिर्फ केजरीवाल को जेल भेजने से काम नहीं होगा, दूसरे नेताओं को भी जेल भेजना होगा। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे विजय नायर को लेकर केजरीवाल के बयान ने आम आदमी पार्टी को ही फंसा दिया है। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। अब आज आप 1.5 साल बाद जब आपको कुछ नहीं मिला तो ईडी ने सवाल पैदा होता है कि आज 1.5 साल बाद जो बयान लिखित में ईडी के पास खुद है वो 1.5 साल बाद क्यों उठा रहा है। और अब मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज,
उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था। भाई, इनका नाम पहले से बयानों में दर्ज था, लेकिन अगर केजरीवाल भी वही बात कह रहे हैं तो ईडी कोर्ट में क्या कहे? ना बताए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और वो रिपोर्ट किसी को भी करे, जो आदमी इस पूरे मामले में मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है, बिचौलिया बताया जा रहा है, उसके लिए केजरीवाल ने यह कह दिया कि मेरा इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं था। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पूरी आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर लगा रही है कि केजरीवाल ने विजय नायर पर जो बात कही वो सही है, और केजरीवाल का विजय नायर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, इसमें केजरीवाल और विजय नायर दोनों साथ में दिख रहे हैं। एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ रख के खड़ा है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति केजरीवाल और विजय नायर दोनों के कंधे पर हाथ डालकर खड़ा है तो इसका मतलब तो यही लगता है कि केजरीवाल और विजय नायर दोनों का कद इस आदमी के लिए एक जैसा होगा। भाई, जो आदमी इतना पावरफुल है कि वो केजरीवाल के कंधे पे हाथ रख दे रहा है, वो बगल में विजय नायर के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा रहा है, तो विजय नायर का कद भी तो कुछ होगा। इससे विजय नायर की साफ साफ अहमियत दिख रही है। यानी विजय नायर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केजरीवाल जानते पहचानते ना हो, आते जाते मिल लिए हो वाला हिसाब। फिर केजरीवाल की नजरों में विजय नायर की कोई अहमियत ना हो, यह कैसे हो सकता है? और सुनिए, विजय नायर का रुतबा कैसा था वो भी आपको दिखाता हूं। विजय नायर का रुतबा ऐसा था कि वो दिल्ली में सीएम आवास के पीछे बने सीएम ऑफिस में काम करता था, जबकि वो पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन हेड था। दिल्ली सरकार का मीडिया कम्युनिकेशन हेड नहीं था, आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था। उसका सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के काम करता था। भाई, खुद अपने बयान में बोला है कि मैं वहां से काम करता था। और देखिए, केजरीवाल का घर देखिए और बगल में सीएम कैंप ऑफिस देखिए। मतलब इतना पास है कि केजरीवाल जी शीश महल के बैल्कनी से चिल्लाएं कि हे विजय, तो विजय को सुनाई दे जाए, इतना पास। अब जो आदमी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा इससे ज्यादा लेना देना नहीं था, वो सीएम कैंप ऑफिस में बैठ के क्यों काम कर रहा था बॉस? ये सवाल नहीं उठेगा। केजरीवाल के सीएम आवास और कैंप ऑफिस दोनों अगल बगल हैं। यानी केजरीवाल अपने बंगले से अगर जाएं तो मुश्किल से, मतलब चलते हुए पहुंच जाएं, ऐसा हाल है। विजय नायर से अब केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता किनारा करने में जुटे हैं। लेकिन विजय नायर वो व्यक्ति था जिसकी सीएम तक डायरेक्ट पहुंच थी। वो ऐसे बंगले में रहता था जो बंगला कैबिनेट मंत्री को अलॉट हुआ था। विजय नायर जिस बंगले में रहता था वो बंगला सीएम ऑफिस से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। यानी 4-5 मिनट में वो सीएम ऑफिस पहुंच जाता था। और सबसे बड़ा सवाल कि वो पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है और रह रहा है मंत्री के बंगले में। सोचिए, कोई आदमी ऐसा है, कोई और आम आदमी पार्टी में ऐसा आदमी है मुझे बताइए, जो पार्टी का काम करता है लेकिन मंत्री को अलॉटेड बंगले में रह रहा है और उसका कोई रुतबा नहीं है। जो आतिशी और सौरभ हैं, जो उस जमाने में विधायक होते थे, वो वहां से मुख्यमंत्री के दफ्तर से काम नहीं करते थे। विजय नायर जिस कैबिनेट मंत्री के बंगले पर रहता था, वो बंगला दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर अलॉट था। कैलाश गहलोत खुद वहां नहीं रहते थे। उन्होंने बताया कि निजी कारण से वो सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं हुए थे। 2 दिन पहले ही ईडी ने कैलाश गहलोत से शराब घोटाले में 5 घंटे पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद जब कैलाश गहलोत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पता ही नहीं कि जो बंगला उन्हें आवंटित हुआ था उनमें कौन रहता था। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए। आरोप लगे कि जो लेकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेके देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है। लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंतकुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंतकुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था।
और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। हालांकि आप खुद सोचिए कि विजय नायर कैलाश गहलोत को मिले बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत को बंगला नहीं चाहिए था, मंत्री का बंगला, कोई छोटा मोटा बंगला नहीं होता, मंत्री का बंगला नहीं चाहिए था तो किसी भी विजय नायर को मिल जाएगा जो पार्टी में कम्युनिकेशन हेड है। सोचिए उस आदमी की क्या इंपॉर्टेंस रही होगी कि केजरीवाल जी के घर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है और सीएम कैंप ऑफिस से काम कर रहा है। और आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरा जाना ज्यादा लेना देना नहीं था, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। विजय नायर कैलाश गहलोत के जिस बंगले में रहता था उसी बंगले में टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने एक बार अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू भी किया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस विजय नायर के बारे में दावा है कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, वो खुद तो कैबिनेट मंत्री के अलॉटेड बंगले में रहता था, जबकि जिन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को उस जमाने में वो रिपोर्ट करता था कथित तौर पर, वो तब विधायक थे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तब मंत्री कहां बने थे, और वो बेचारे अपने अपने घर में रह रहे थे या सामान्य बंगलों में रह रहे थे। यानी जो रिपोर्ट कर रहा है वो मंत्री के बंगले में रह रहा है, और जो बॉस है जिसको ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है वो बेचारे सामान्य घर में रह रहे हैं। ऐसा बॉस भगवान सबको दे भाई। ऐसा बॉस आपने सुना है कि कंपनी कह रही है कि बॉस रहेगा 1 BHK में, और जो उसका नीचे वाला इंप्लॉय है जो बॉस को रिपोर्ट कर रहा है वो रहेगा बड़े से फ्लैट में 5 BHK। ऐसा कोई कंपनी में सुने? कहीं सुने हैं? लेकिन विजय नायर रह रहा था, और आज हो रहा है कि विजय नायर तो पहले ही बोला कि हम सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। अरे बॉस, तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट कर रहा था तो ये सब कैसे हो रहा था? बाकी चीजें इसका कोई जवाब ही नहीं। विजय नायर को लेकर शराब घोटाले में कई आरोपियों और कई गवाहों के बयान भी हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह कैसे शराब मामले में डीलिंग कर रहा था। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव मैसेज और बयान है जो शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे और जिसमें विजय नायर का रोल दिखता है। हम आपको एक्सक्लूसिव मोबाइल मैसेज दिखाते हैं जो मैसेज सिग्नल ऐप पर किए गए थे, और ये मैसेज विजय नायर के हैं जो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाए। इस मैसेज को विजय नायर ने एक शराब कंपनी के रीजनल मैनेजर बिनोय बाबू को भेजा था। इसमें विजय नायर साफ साफ लिख रहा है, प्लान यू सजेस्टेड मे बी कंप्लीट, नो गो, एवरीवन अगेंस्ट इट, जीरो ट्रस्ट बेसिकली। यानी इस मैसेज का मतलब है कि विजय नायर एक शराब कंपनी के मैनेजर को कह रहा है कि तुमने जिस प्लान का सुझाव दिया है वो पूरी तरह खारिज हो सकता है, हर कोई इसके खिलाफ है, किसी को भरोसा नहीं है। और जिसको मैसेज गया वो खुद ये बता रहा है। आप खुद देखिए, इस विजय नायर के इस मैसेज से ये लग रहा है कि वो शराब कारोबारियों से सीधा सीधा डील कर रहा था। भाई कम्युनिकेशन हेड है और इस तरह का मैसेज, सवाल नहीं उठेंगे। और जब उसके पास कोई सरकारी पद नहीं था, उसके बावजूद वो किस अथॉरिटी से, किसके कहने पर सरकारी कामकाज देख रहा था? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि विजय नायर किन लोगों के बारे में कह रहा था कि वो शराब कंपनी के प्लान से सहमत नहीं है। इससे पहले जो चैट हमने दिखाई उसमें विजय नायर कर्नॉड रिकॉर्ड नाम की शराब कंपनी की तरफ से दिए गए सुझावों के बारे में बात कर रहा था। अब एक और चैट देखिए। इस चैट में विजय नायर उसी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मांग रहा है। चैट में लिखा था कि इज मनोज योर डिसीजन मेकर, वुड लाइक टू मीट हिम एज वेल आइडियली। यानी विजय नायर शराब कंपनी के डिसीजन मेकर की जानकारी लेना चाह रहा है और उससे मिलना भी चाह रहा है। इस चैट से भी यह लगता है कि विजय नायर काफी करीब से शराब पॉलिसी को लेकर काम कर रहा था जो ईडी दावा कर रही है, और अलग अलग शराब कंपनियों से बातचीत भी कर रहा था। यही दावा ईडी कोर्ट में कर चुकी है। और कहा जा रहा है कि विजय नायर तो कम्युनिकेशंस देखता था। ठीक है, देखता होगा, लेकिन ईडी यही तो सवाल उठा रही कि फिर ये क्या है? अरविंद केजरीवाल तो विजय नायर से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन ईडी की जांच में कई आरोपियों और गवाहों ने अपने स्टेटमेंट में यह क्लियर कट कहा है कि विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा है। हमारे पास विजय नायर के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी है जो शराब घोटाले के मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट को भी बता चुकी है। जैसे हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई ने ईडी को 6 मार्च 2022 को दिए बयान में कहा कि शराब पॉलिसी बनाने और लागू करने को लेकर विजय नायर को केजरीवाल और सिसोदिया दोनों का सपोर्ट। बुच्ची बाबू जो सीए हैं और आरोपी के कविता के करीबी हैं, उन्होंने 23 फरवरी 2022 को दिए बयान में बताया था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आदेश पर ही शराब नीति पर काम कर रहा था। इसी तरह शराब कारोबारी
दिनेश अरोड़ा ने 6 अप्रैल 2023 को ईडी को बताया था कि वो विजय नायर से अचानक से नहीं मिला। यह मीटिंग मनीष सिसोदिया ने अरेंज कराई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर विजय नायर के साथ मिलकर काम करो। यानी इस पूरे मामले के कई आरोपी विजय नायर का नाम ले चुके हैं और केजरीवाल जी कहते हैं मेरा इससे ज्यादा लेना देना नहीं। तो फिर जिनका लेना देना है, जिनको ये रिपोर्ट करता था, फिर ईडी उनसे भी सवाल कर सकती है। फिर क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? आतिशी और सौरभ भारद्वाज की ये सवाल उठेंगे। जिस विजय नायर के लिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनका विजय नायर से ज्यादा संपर्क नहीं था, उसी विजय नायर से जुड़े कई सबूत ईडी ने केजरीवाल को दिखाए और सवाल किए। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान विजय नायर और घोटाले के सह आरोपियों के 10 से ज्यादा मीटिंग के सबूत अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए। केजरीवाल से यह पूछा गया कि विजय नायर किस अथॉरिटी से दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोयिनपल्ली जैसे आरोपियों से मुलाकात कर रहा था। इस पर केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया कि वो इन लोगों को जानते ही नहीं। इस पर ईडी का कहना था कि विजय नायर जैसे सीनियर व्यक्ति जो कि सीएम केजरीवाल से बहुत करीब रहकर काम करता था, वो कोई भी काम बिना पार्टी के हेड यानी अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल के बिना तो नहीं कर सकता था। ये सब बातें, ये सब बयान और मैसेज के सबूत होने के बाद भी विजय नायर से केजरीवाल कैसे किनारा कर सकते हैं, यह सवाल उठ रहा है। और कैसे ये कह सकते हैं कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि ऐसा मैसेज ना जाए कि केजरीवाल अपने ही मंत्रियों को अपने से दूर कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अपने मंत्री फंस जाएं। लेकिन विजय नायर को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और जो ईडी ने जांच कर पता किया और दावा किया कोर्ट में, उससे कई सवाल उठते हैं। जैसे विजय नायर के बारे में केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, जबकि ईडी के दावों के मुताबिक विजय नायर तो केजरीवाल का राइट हैंड था और ईडी को कई गवाहों ने यह बताया। यहां सवाल यह भी है कि ऐसा व्यक्ति जो पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशन हेड हो, जो सीएम आवास के पीछे बने उस सीएम कैंप ऑफिस का इस्तेमाल करता हो, जो ऑफिस पार्टी के लिए नहीं बल्कि सीएम के अपने काम के लिए होती है, और जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के आवास में रहता हो, उस व्यक्ति के बारे में केजरीवाल कैसे यह दावा कर सकते हैं कि कैंप ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, उन्हें सबके बारे में क्या पता? एक सवाल यह भी है कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति पार्टी ऑफिस छोड़कर सीएम के पर्सनल ऑफिस से क्यों काम कर रहा था? अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इतना हाई प्रोफाइल दिख रहा है, पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है, चुनाव में जिस पर बड़ी जिम्मेदारियां रहती थी, जिसके पास सीएम के ऑफिस का एक्सेस है, रहने के लिए मंत्री का बंगला है, उस इंसान के बारे में क्या सीएम को खुद पता नहीं होगा? और जब वो इतना हाई प्रोफाइल था तो किसी मंत्री नहीं बल्कि 2 सामान्य विधायकों को क्यों रिपोर्ट कर रहा था? यह बात आसानी से हजम होने वाली नहीं लगती और यही बात ईडी को भी हजम नहीं हुई। इसलिए ईडी अरविंद केजरीवाल से विजय नायर पर सवाल पूछ रही है और विजय नायर कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता, ज्यादा आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अब केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन यह जांच रुकने वाली नहीं है। और क्या उनके इस बयान के बाद अब ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज के घर पर भी दस्तक देगी? ये सवाल उठने लगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म के दूसरे ही दिन क्या बड़ा धमाका करने का ऐलान कर दिया है। नोटबंदी पार्ट 2, बड़ा टैक्स रिफॉर्म या कुछ और? मोदी के मन में क्या चल रहा है? पीएम मोदी क्यों बोले विपक्ष बहुत पछताने वाला है? अब इसका चर्चा। लोकसभा चुनाव की पहली वोटिंग में अब सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे, लेकिन इंडी गठबंधन अब तक अपनी कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पाया। सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसकर इंडी गठबंधन अपना काम चला रहा है। विपक्ष को लगता है कि मोदी को कोसकर वो मोदी की सीटें कम कर देंगे, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और अधिकारियों को संबोधित करते हुए जो कहा, उसके बाद चर्चा हो रही है कि तीसरे कार्यकाल में क्या प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी जैसा कोई बड़ा फैसला फिर से ले सकते हैं? क्या टैक्स सिस्टम में बदलाव का फैसला होने जा रहा है? क्या टैक्स नहीं देने वालों पर कोई फैसला होगा? क्या कैशलेस इकोनॉमी के लिए बड़ा फैसला होगा? पीएम मोदी आखिर कौन सा बहुत बड़ा फैसला लेने वाले? ये सारे सवाल और चर्चाएं पीएम मोदी के जिस बयान के बाद हो रही हैं, जरा एक बार वो सुनिए, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पीएम मोदी के मन में आखिर चल क्या रहा है। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है।
अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी 100 दिन मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि शपथ लूंगा और दूसरे ही दिन धमाधम काम आने वाला है। अब इसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि बॉस क्या ही करने वाले हैं। फिर पीएम मोदी कई बार तीसरे टर्म के लिए लिए जाने वाले फैसलों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने यही बात कही कि तीसरा टर्म कड़े और बड़े फैसलों वाला होगा। वो कौन से बड़े फैसले हैं जो पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में ले सकते हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, जिसने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। बहुत संभव है कि तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा फैसला आ जाए। कॉमन सिविल कोड, यह मुद्दा बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है। समान नागरिक संहिता, पीएम मोदी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत कर चुके हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने तो यूसीसी लागू भी कर दिया है। माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला ले सकती है। सीटों का परिसीमन तीसरे टर्म में सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का फैसला हो सकता है, क्योंकि परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, जिसका बिल पहले ही संसद से पास हो चुका है। नया संसद भवन भी परिसीमन के बाद बढ़े संसद सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा कृषि सुधार पर फैसला हो सकता है। 2019 में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के जरिए कृषि सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तीसरे टर्म में पीएम मोदी हो सकता है कि किसान संगठनों से बातचीत के जरिए कृषि सुधारों पर कोई बड़ा फैसला ले। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का भी जिक्र है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब मथुरा और काशी को लेकर चर्चाएं तेज है। दोनों ही जगह मामला कोर्ट में है। जिस तरह से अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुनवाई हुई, उसी तरह से मथुरा और काशी के मामले में भी तेजी से सुनवाई होने पर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन चूंकि पीएम मोदी आज आरबीआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे, धमाधम काम आने की बात बोल रहे थे, तो इससे यह लगा कि आर्थिक तौर पर भी, इकोनॉमी के लेवल पर भी कुछ बड़े फैसले होंगे। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष आजकल 2 मुद्दे उठा रहा है, लेकिन दोनों ही मुद्दों की हवा पीएम मोदी ने निकाल दी। पहला मुद्दा तो यह कि घोटाले के आरोपी नेताओं को जेल भेजना। विपक्ष हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहा है। ईडी के एक्शन पर अभी तक पीएम मोदी ने कोई बयान नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के अलावा विपक्ष का दूसरा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया गया चंदा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड उगाही करने का तरीका था, लेकिन ये सारे दल भूल जाते हैं कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से विपक्षी पार्टियों ने भी चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की हवा निकाली उनके एजेंडे की, एक बार वो भी सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि कांग्रेस के चंदे का क्या इतिहास है। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं।
कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव का तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे, कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। चुनाव के वक्त हर बात पर छाती पीटना विपक्ष का नया ट्रेंड बन गया है। इससे चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की जाती है। जैसे एक मामला कांग्रेस के टैक्स नोटिस का है, जो कांग्रेस कल तक छाती पीट रही थी कि नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते क्योंकि इनकम टैक्स ने 3500 करोड़ के भुगतान का नोटिस भेज दिया है। उसी कांग्रेस का यह नैरेटिव भी आज फेल हो गया। एक तो इन लोगों का नैरेटिव ना चाइना के माल जैसा है, ज्यादा दिन चलता नहीं है। पता नहीं कहां से नैरेटिव लाते हैं, एकदम चाइना के माल की तरह 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता। हुआ यह कि कोर्ट में इनकम टैक्स ने खुद खड़े होकर कह दिया कि लोकसभा चुनाव तक इनकम टैक्स कांग्रेस पर कोई एक्शन ही नहीं लेने जा रहा है, यानी अगले 3 महीने तक कांग्रेस सेफ है, अब लड़िए चुनाव। कांग्रेस के इनकम टैक्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा पेश हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया कि टैक्स की देनदारी के मामले में अभी कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग नहीं चाहता कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई जुलाई 2024 तक नहीं होगी। इस पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आईटी डिपार्टमेंट की तारीफ भी की, कहा कि बड़ा दयालु रवैया है भाई। अब बताइए, कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। भले ही आज कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव तक राहत मिल गई, लेकिन टैक्स का मामला कांग्रेस की मुसीबत बना रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से करीब 3500 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस भेजे गए। 31 मार्च को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस भेजा था। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए, इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। इससे पहले 29 मार्च को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया। इस तरह आईटी ने कांग्रेस से कुल 3567 करोड़ रुपए की देनदारी का हिसाब मांगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले सालों से जुड़ी टैक्स डिमांड के लिए कांग्रेस पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए। इसी एक्शन के खिलाफ कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, तो इनकम टैक्स ने कहा कि हम नहीं मांग रहे भाई, लड़िए ना, चुनाव लड़िए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों में करीब जो उन्हें गड़बड़ियां दिखी, उन्हीं को देखते हुए अब तक 3567 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक जो नोटिस दिए हैं उनमें, उसके हिसाब से कांग्रेस को 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, जिसका हिसाब नहीं है। 2015-16 664 करोड़ रुपए, 2016-17 417 करोड़ रुपए, 2017-18 में 178 करोड़ 70 लाख रुपए, 2018-19 में 918 करोड़ 40 लाख रुपया, 19-20 में 490 करोड़ रुपया और ब्याज मिलाइए 235 करोड़ रुपया, तो कुल 3567 करोड़ रुपया बैठता है। अब आप कहेंगे इतना पैसा क्यों भाई, क्यों देना है भाई? वैसे तो राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स में 100% छूट होती है, लेकिन इसके लिए अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करनी होती है और इनकम टैक्स विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम भी बतानी होती है। लेकिन कांग्रेस ने यही जानकारी ठीक तरह से नहीं बताई, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई है। दूसरी बात कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में चंदा नहीं ले सकते, उससे ज्यादा लीजिएगा तो दीजिए फिर टैक्स। तो इनकम टैक्स पूछ रहा है कि क्यों, कहां से लिए ये चंदा? वही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछला हिसाब तो वो चल रहा था कि कहां से चंदा आ रहा पता ही नहीं चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी लाए इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसमें पता तो चल रहा है किसको क्या चंदा मिल रहा है। और चंदे का हिसाब, जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी या चुनावी चंदे पर या इनकम टैक्स की रेड पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, हर चंदे को घोटाले की तरह पेश कर रही है। उसने खुद 6 दशक से ज्यादा समय तक राज किया देश पर। और क्या किया आपको पता है?
जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से झोली भर भर कर एक तरफा चंदा लिया करती थी, तब तो आपको कुछ गलत नहीं दिखता था। तब तो आपने नहीं कहा कि हमको एक तरफा चंदा मिल रहा है इसलिए हमने घोटाले किए। तब उसे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबके लिए समान अवसर की चिंता नहीं होती थी कि बाकी पार्टियां कैसे बढ़ेंगी। और यह मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस सरकार की डोनेशन लेने वाली नीति को लेकर साल 1965 में रिपोर्ट ऑफ द मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन में हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। सुनिए, ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको। ये जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस को एक तरफा चंदा मिलता था। उस जमाने में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही चंदा दिया करती थी। तब तो आपने नहीं कहा कि हम ही को क्यों दे रहे हो भैया, औरों को भी दे दो। 19 नवंबर 1968 को लोकसभा में बताया गया कि हिंदुस्तान मोटर्स ने 31 मार्च 1962 को 1,50,175 रुपए और 31 मार्च 1963 को 1,02,00,000 रुपए का दान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिया। उस जमाने का 1 लाख रुपए बता रहा हूं, यह उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। 1964 में कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अतुल्य घोष ने देश के सभी औद्योगिक कंपनियों से चंदा देने की अपील तक कर दी। तो तब ये बिजनेसमैन से पैसा ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज बिजनेसमैन पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। इसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हिंदुस्तान मोटर्स ने 5,50,175 रुपए चंदे के तौर पर कांग्रेस को दिए। उस जमाने में 5 लाख रुपया। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि डोनेशन की वजह से कांग्रेस ने बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों को रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांटे थे। यह इस रिपोर्ट में लिखा है। उस दौर में कांग्रेस को एक तरफा मिलने वाले डोनेशन को लेकर संसद में कई बार बहस हुई, कांग्रेस पर गंभीर आरोप तक लगे। 1968 में संसद में एक निर्दलीय सांसद रघुवीर सिंह शास्त्री ने इंदिरा गांधी सरकार से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान चंदे के रूप में बड़ी धनराशि दी जाती है। इसके अलावा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगे थे कि ना तो चंदे में मिलने वाली इस धनराशि का हिसाब किताब रखा जाता है और ना ही डोनेशन देने वाले व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। इस सवाल के जवाब में 30 अगस्त 1968 को इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे यशवंत राव चव्हाण जो जवाब दे रहे थे, उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास चंदे के नियंत्रण को लेकर कोई कानून ही नहीं है, तो बनाना ना था बॉस कानून। आज नरेंद्र मोदी कानून ले आए तो उस पर छाती पीट रहे हैं, और तब एक तरफा चंदा ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। आज आपको यह भी बताता हूं कि नेहरू इंदिरा के दौर में कांग्रेस की सरकार के दौरान पार्टियों को किस तरह से चंदा मिलता था। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बॉस आज ये लोग आरोप लगा रहे, सवाल उठा रहे हैं, और क्या हाल था कांग्रेस के जमाने में। जरा इसको देखिए आप। 1 मार्च 1962 से लेकर 30 नवंबर 1968 के बीच का डेटा आपको बता रहा हूं चुनावी चंदे का। चुनावी चंदा जो मिला कांग्रेस पार्टी को कितना मिला आपको पता है? उस जमाने का 2,73,00,000 रुपया मिला। 2,73,07,000 रुपया यह कांग्रेस पार्टी को मिला उस जमाने में। 2 करोड़। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, उसको कितना मिला बॉस? उसको मिला 55,93,000 रुपए। मतलब जितना कांग्रेस पार्टी को मिला करीब करीब उससे 1/4 पैसा अगली पिछली मतलब सेकंड नंबर की पार्टी को मिल रहा है। तब लेवल प्लेइंग फील्ड समझ में नहीं आता था। जनसंघ को उस जमाने में कितना चंदा मिलता था पता है आपको? 2,25,000 रुपया। 2,25,000। तब लेवल प्लेइंग फील्ड समझ में नहीं आ रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीआई 15,000 रुपया मिल रहा है। 15,000 प्लस 15,000 रुपया। कांग्रेस को 2,73,00,000 मिल रहा है, दूसरी पार्टियों को 15,000 और 2 लाख रुपया मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12,000 रुपया, मुस्लिम लीग को 1,101 रुपया, ऑल इंडिया हरिजन लीग को मात्र 11 रुपए। 11 रुपए।
और टीडीके को 5 रुपया चंदे में मिला। कितना? 62 से लेकर 68 के बीच में 5 रुपया, मतलब 6 साल में 5 रुपया मिला टीडीके को। और जो 2,73,07,000 रुपया लेके कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी, वो आज कह रही है कि अरे यहां बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस सरकार के दौर में चंदे को लेकर किस तरह मनमाने नियम हुआ करते थे, यह भी आपको जानना चाहिए। नवंबर 1968 में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा था। उस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने यूपी के टीचर्स की सैलरी में कटौती करके उसे कांग्रेस के चुनावी फंड में डाल दिया। 3 अगस्त 1971 में संसद में चंदे को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सरकार ने डोनेशन देने वाले लोगों का नाम बताने से साफ मना कर दिया। 93-94 में इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस को एफसीआरए के नियमों को दरकिनार करके 3,75,00,000 रुपए का विदेशी चंदा मिला। साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने यह सवाल किया, उनसे किया गया कि क्या कॉर्पोरेट घरानों से कांग्रेस सरकार को मिलने वाले चंदे के बारे में समीक्षा की जाएगी। इसके जवाब में कांग्रेस सरकार ने साफ मना कर दिया। यह इनका चंदे का ट्रैक रिकॉर्ड है और आज यही लोग लेवल प्लेइंग फील्ड खोज रहे हैं, जबकि देश को पता चल रहा है चुनावी बॉन्ड की वजह से कि किसको किसको पैसा गया। पॉलिटिक्स है, चलती है। पाठशाला में हमारा काम है आपको फैक्ट्स बताना, वो बता दिया। लेकिन पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो 2024 के चुनाव की भी बात होगी। पाठशाला में अब अगली क्लास, माफिया मुख्तार की मौत पर वोट की लूट वर्सेस सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्तार के घर में ओवैसी का खाना कितने मुसलमान वोट दिलाएगा, 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर। माफिया मुख्तार अंसारी तो मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उस मिट्टी से वोटों की फसल उगाने और वोटों की फसल काटने के अरमान लिए नेता उसकी मिट्टी के आसपास जमा हो रहे हैं। जिस माफिया पर 60 से ज्यादा संगीन केस थे, उसकी मौत के बाद उसके घर पर शोक जताने वाले नेताओं का तांता लगा है। सारे विपक्षी पार्टियों में इस बात की होड़ मची हुई है जैसे मुख्तार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में उसके घर पर नेता हमदर्दी जताने के लिए पहुंच रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हो। माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की और मुख्तार के घर पर ही इफ्तारी की और मुख्तार के परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाया। ये देखिए, बैठ के खाना खा रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद से माफिया मुख्तार के घर पहुंचे तो यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टेंशन में आ गए। अखिलेश ने बगैर देर लगाए अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को माफिया मुख्तार के परिवार से मिलने भेज दिया। धर्मेंद्र यादव ने न सिर्फ मुख्तार के परिवार से मुलाकात की, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य भी माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने गाजीपुर उनके घर पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार के बेटे उमर और बड़े भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात के बाद जेल में मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठा दिया। एकदम लाइन लगा हुआ है बॉस कि कैसे दिखा दें कि हम मुख्तार के करीबी हैं, उसके परिवार के लिए सोच रहे हैं। माफिया मुख्तार तो कोई मान ही नहीं रहा है इन लोगों में। भले ही समाजवादी पार्टी माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जाहिर करने में थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया गया कि आज धर्मेंद्र पहुंचे हैं, कल अखिलेश भी गाजीपुर पहुंच सकते हैं। धर्मेंद्र यादव के गाजीपुर दौरे पर हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि ओवैसी की पार्टी ने धर्मेंद्र यादव की मुख्तार के घर पहुंचने पर ओवैसी की पार्टी अब अखिलेश पर क्यों भड़क गई। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अब उनके आवास मोहम्मदाबाद स्थित बड़का फाटक पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और अब इस वक्त धर्मेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो कालीबाग स्थित उस कब्रिस्तान में पहुंचे हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया है। वो इन्होंने यहाँ पर बाकायदे पुष्प अर्पित किया और इसके साथ ही उनको मिट्टी दी। और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो सियासत हो रही थी खासतौर से समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई जो बड़ा नेता था वो नहीं पहुंचा था, उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब उन सवालों को कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश की गई है। उधर जैसे ही ये खबर आई कि ओवैसी के गाजीपुर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने भी अपने चचेरे भाई को मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने भेजा है, तो ओवैसी की एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दिखावे के लिए अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मुख्तार के घर पर भेज रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर नहीं पहुंचने पर
AIMIM के नेता असीम वकार ने क्या कहा, फिर आपको माफिया मुख्तार से हमदर्दी जताने के लिए यूपी की विपक्षी पार्टियों में लगी होड़ की असल वजह बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं। गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर। अब माफिया मुख्तार से हमदर्दी के लिए मची होड़ की वजह भी आपको समझनी चाहिए। असल में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम पर यूपी में वोट पर सभी विपक्षी पार्टियों की नजर है। मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जताने वाली पार्टियों की कोशिश है कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमान वोटों को एकजुट कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुसलमान हैं। यूपी की 80 में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में माना जाता है, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। और अगर मुख्तार का पर्सनल इंपैक्ट देखें तो यह पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर साफ दिखता है: गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर और सोनभद्र। इनमें से गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। एक तरफ अखिलेश यादव माफिया मुख्तार की मौत के बाद बदले मुसलमान वोटों के समीकरण में फंसे, दूसरी तरफ माफिया मुख्तार की मौत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की यूपी की सियासत में एंट्री ने अखिलेश को और परेशान कर दिया है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी के लोकसभा चुनाव में ऑफिशियली एंट्री का ऐलान कर दिया। इसके लिए ओवैसी ने अखिलेश यादव से दूरी बना चुकी पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी को साथ मिलाकर नया मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी। अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बनाया गया। मोर्चे का ऐलान करते वक्त पल्लवी पटेल ने कहा कि PDA में A को लेकर काफी कंफ्यूजन था। कभी वो अल्पसंख्यक हो गया, कभी वो अगड़ा हो गया, कभी तो PDA का A ऑल यानी सब हो गया। आगे पल्लवी ने कहा कि PDA के A को लेकर हो रहे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें M यानी मुसलमान जोड़ा गया। ओवैसी और पल्लवी पटेल के मुताबिक आने वाले दिनों में समान विचारधारा वाली कुछ और पार्टियां भी उनके मोर्चे PDM के साथ जुड़ सकती हैं। यानी ओवैसी की नजर पूरी तरह यूपी के मुसलमान वोट बैंक पर है। हालांकि अभी ओवैसी ने यह साफ नहीं किया है कि उनका नया मोर्चा PDM यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन नए मोर्चे का ऐलान होते ही ओवैसी ने अखिलेश यादव के MOI समीकरण पर भी सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार ओवैसी को। कहे का MY खाली Y फैक्टर काम करता है वहां पर। नहीं कहां पर, वहां पर सिर्फ Y फैक्टर काम करता है, M कहां पर? वहां A to Z अलायंस कहां है वहां पर? वो तो सिर्फ Y में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। तो जो लोग जिंदगी भर मुसलमानों के वोट के सबसे बड़े आपका ये जो वोट बटोरते रहे, उनको खुद ओवैसी एक्सपोज कर रहे हैं। खैर, से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। केजरीवाल ने जेल में मिलने आने वालों का नाम जेल प्रशासन को दिया है, जिसमें पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है, बेटी हर्षिता और बेटे पुलकित का नाम दिया अरविंद केजरीवाल से कि ये लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक और PA विभव कुमार का भी नाम दिया है। केजरीवाल ने एक और सहयोगी का नाम दिया है जिससे वो तिहाड़ जेल में मुलाकात करेंगे। यानी 6 लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल जा सकते हैं, जिसमें पत्नी, बेटी और बेटा शामिल है।